अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैंने सोचा कभी लव मैरिज नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने माँ बाप की पसंद से शादी करूँगी और यूँ ही मेरी एक दिन शादी होगी, वो भी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से। मेरे शौहर आज लेट घर आए थे। मैं उन पर बस पड़ी थी क्योंकि मैं रात से इनका इंतज़ार कर रही थी, मगर सुबह के 9 बज चुके थे। इन्हें देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के एक हफ्ते के बाद ही इनका अजीब सा रवैया शुरू हो गया था। मुझे इनसे उलझन हो लगी थी, इसीलिए मैंने इन पर बहुत गुस्सा किया, मगर वो हाथ में एक कागज़ लिए मेरे सामने थमा दिए और बोले, ये हमारे हनीमून के टिकट हैं। ये देखकर मैं हंस पड़ी और खुश हो गई। मैंने कहा, अब तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ये बताएं कि हम कब जा रहे हैं। मैं तो यही समझ बैठी थी कि बाहर के मुल्क की टिकट है, दुबई या फिर अमेरिका जा रहे हैं ताकि हम अपना हनीमून मना सके। यही बात सोच रही थी कि मुझे वो कहने लगे कि जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। अभी कैसे निकल सकते हैं? मैं इनसे बहस करने लगी हूँ। उन्होंने कहा कि हमें इस टाइम घर से निकलना होगा, वैसे भी शाम का सफ़र करना अच्छा नहीं समझा जाता। मगर मुझे अपने कपड़े वगैरह पैक करने में शाम के 7 बज गए थे। मेरी सास हम दोनों से कहने लगी, बेटा, शाम का टाइम घर से निकलने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तुम लोग इस वक्त घर से निकल रहे हो, वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत जल्द शुरू हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तुम लोगों को अपना ख्याल करना होगा। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया, मगर मैं इनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं अपनी सास को गलत समझ बैठी थी। मैंने कहा कि हमें इसी वक्त जा रहे हैं, मुझे रात में सफ़र करना अच्छा लगता है। मेरी सास ने मेरी बात का बुरा नहीं माना। हम दोनों ही घर से निकल गए। गाड़ी में बैठ के ही मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तैयारियों के चक्कर में मैंने इनसे सवाल भी नहीं किया था। तब उन्होंने मुझे अजीब सा जवाब दिया। वो, हमें जाना कहाँ है? तुम तो अपने मेके यानी अपने माँ बाप के घर इस्लामाबाद जा रही हो और वहाँ पर ही हम दोनों अच्छी अच्छी जगह पर घूमेंगे फिरेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस्लामाबाद तो मेरे सारा घूम रखा था, क्योंकि मैं तो वहाँ की रहने वाली थी, जबकि मेरी शादी लाहौर में हुई थी। हनीमून का सारा वो दिमाग से उतर चुका था। मुझे नई नई जगह घूमने का और देखने का बहुत ही शौक़ था, मगर मेरे शौहर ने तो मुझे इस्लामाबाद लेकर जा रहे थे। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैं चुप हो गई थी। लाहौर से तो शाम के 7 बजे निकले और रास्ते में खाना खाते हमें रात के 10 बज गए थे। तब इस्लामाबाद से पहले की सड़कें वैसे भी बहुत जल्दी वीरान हो जाती हैं। यहाँ के लोग रात के देर तक दुकानों में नहीं बैठते। पूरी सड़क खाली और सुनसान हो गई थी। बस मैं और मेरा शौहर गाड़ी में एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे, तो तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। एक गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, जिससे मैंने सड़क पर 2-3 बार देखा। पहले तो मुझे शक हुआ, मगर फिर लगा जैसे मेरा वहम है। वो पिछले 20 मिनट से हमारा पीछा कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, मगर मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। कहीं गाड़ी चलाते चलाते इनकी नज़र गाड़ी से ना हट जाए, इनका सारा ध्यान बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। मेरा दिल नहीं किया कि मैं ऐसे कोई हरकत करके अली को गुस्सा आ जाए। वैसे भी वो काफ़ी देर से जले भुने बैठे थे। बोले कि तुम मेरे साथ बहुत बुरा रवैया कर रही हो। शादी के बाद बीवी को अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। वैसे शुरू के दिनों में तो लड़कियां काफ़ी शर्माती हैं, मगर तुम अभी से इतना रोब झाड़ती हो, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचर से ही शादी कर ली है। हमें बहमी बातें ही कर रहे थे कि ज़ोरदार झटके के साथ पिछली सफ़ेद गाड़ी हमारे सामने आ गई। हम एक पल में यूँ लगा कि कोई हादसा होने वाला है, मगर इस आदमी ने हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होते हुए हमारे आगे गाड़ी रोकी। हम दोनों का हक्का बक्का रह गए थे। हम अभी तो अपनी जान बचाने पर ही खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। इन लोगों की गाड़ी के एतबार से खुल गए थे। वो गाड़ी काफ़ी ऊंची थी। फिर हम लोगों ने देखा तो गाड़ी से निकलने वाले आदमी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 लोग थे, और वर्दी में नहीं थे, बल्कि उन्होंने काले
नीले कपड़े पहन रखे थे और मेरा शौहर ये देखकर हैरान रह गया था। इन लोगों ने आकर हमारी गाड़ी के दरवाज़ों को, शीशों को पीटना शुरू कर दिया। हम लोग समझ गए थे कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक हैं और मुझे तो ये लग रहा था ये डाकू हैं। ये सोचकर मुझे डर लगता था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगने लगी कि मगर इन लोगों ने मेरे शौहर को ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने को कहा था। अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलते तो ये लोग बहुत ही मकार थे, शीशा तोड़कर हमें बाहर निकाल लेते। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम पिछली सीट पर चली जाओ। गाड़ी के दरवाजे खोले बगैर पिछली सीट पर जाना मुमकिन नहीं था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने शौहर के पास से बैठी थी। इन लोगों ने हमें बंदूक दिखाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहा था। मेरे शौहर ने इनसे कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले सकते हो। गाड़ी के कागज़, पैसे वगैरह इनके हवाले कर दिए। एक आदमी ने सारा कुछ अपने बैग में डाल लिया। फिर मेरे शौहर से कहा कि तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ, अगर तुम नहीं उतरोगे तो तुम्हें गोली मारकर यहीं सुला देंगे। ये लोग बहुत गुस्से में थे। मुझे ऐसा लग रहा था हमसे मोबाइल फ़ोन छीनकर, हमें लूटकर ये लोग हमारी जान छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे भी गाड़ी से बाहर निकलने को कहा था। वो सारे के सारे इतने बदतमीज़ लग रहे थे कि इनकी आवाज़ से हंसने लगे थे। देखो, ऐसी होती हैं शरीफ और मासूम लड़कियां। तुम्हारी बीवी तो बड़ी ख़ानदानी लगती है। भाई, इन आदमियों ने हंसते हुए ये बात कही। मेरे शौहर ने इन लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए थे। देखो, तुम लोग लटेरे हो, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी को कुछ मत कहो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। मेरी गाड़ी भी ले जाओ, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। ये सुनना था। वो आदमी यहाँ हंसने लगे। एक नहीं, अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, हमारे पास इससे भी ज़बरदस्त गाड़ी है जानेमन। हमें तुम्हारी गाड़ी से नहीं, तुम्हारे माल से मतलब है, और माल में सब कुछ तुम्हारी बीवी है। ये बात कहकर वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मुझसे तो आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। ये आदमी फिर भयानक बातें कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मैं वहीं खड़ी रही। मुझे बस अपने शौहर का इंतज़ार था कि वो इन लोगों को रोकेगा। मेरे शौहर इन लोगों को मेरे पास तो हरगिज़ नहीं आने देंगे, मगर इन लोगों ने इनसे पहले मेरे शौहर को मारना पीटना शुरू कर दिया था। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ, पर मैंने इतनी ऊंची जूती पहन रखी थी जैसे पहनकर भागना भी नामुमकिन था। इसी वक्त डर के मारे मेरा सारा बदन कांप रहा था। मेरे शौहर को पकड़ के ये लोग एक तरफ लेकर जाने लगे। मेरा शौहर चीखने लगा, खुदा के लिए मेरी बीवी को छोड़ दो, वो मेरी इज़्ज़त है। तुम लोग भी माँ बहने वाले हो, ऐसा मत करो। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर इसके मेके जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शौहर चिल्ला रहा था, मगर वो आप भी बार बार हंस रहे थे। मुझे तो अपना आप किसी गहरी खाई में डूबता हुआ नजर आ रहा था। चलो, इस औरत से हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। इन सारे आदमियों ने मिलकर मेरे शौहर को गाड़ी में डाल दिया था। मैं अभी इस गाड़ी की तरफ लपकी थी। इस आदमी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे पीछे कर लिया। एक आदमी फर्स्ट सीट पर बैठ गया। मेरे शौहर के दोनों हाथ पांव बांधकर पिछली वाली सीट पर बैठा दिया गया था। इन लोगों ने बंदूक की नोक पर मेरे शौहर का अगवा कर लिया था। मेरे शौहर बार बार मुझसे कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ। मेरे भागने की बहुत कोशिश की थी, मगर इस आदमी के हाथ आ गई थी। वो बहुत ताकतवर था। इस आदमी से अपने आप को छुड़ाकर भागना आसान नहीं था। मेरे साथ शादी करके खड़ा था। इसने एक बैग में हमारी सारी चीज़ें समेट ली थी और पैसे, मेरा जेवर, यहाँ तक कि हमारे छोटे मोटे कपड़े भी। इन लोगों ने हम सब कुछ छीन लिया था, मगर इसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारी जान नहीं छोड़ी थी। मेरे शौहर से गाड़ी की चाबी ले ली। मेरे शौहर को गाड़ी की पिछली सीट पर बांध दिया। कभी साथ मेरी गाड़ी चलाना शुरू की। नाजरीन जी, मुझे पकड़ रखा था। वो दोनों ही बड़े ख़तरनाक थे। इनका कद काफ़ी बहुत बड़ा था। चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी। मुझे यहाँ से भागने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोनों मुझे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने ऊंची आवाज़ में चलाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने यही सुना था कि मुश्किल टाइम में
खुदा को याद करो तो वो अपनी सख्तियों से हमें बचा लेते हैं। वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। वाकई तुम्हारे शौहर ने तुम्हें देखकर ही चुना होगा, तुम तो पढ़ी लिखी भी हो। वो आदमी मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे गुस्से से चुप करने की कोशिश की। मेरे सामने ये सब कुछ करके मेरा दिमाग ख़राब ना करो। जो हमें करना है हम वो ही करेंगे। तुम औरतें किसी को बार बार नहीं मिलती। बातें सुनकर मुझे इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। अगर मेरे पापा यहाँ होते तो इन्हें चीर कर रख देते, मगर इस वक्त वीरान जंगल में मेरे साथ सवाए खुदा के और कोई नहीं था। मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। मगर जैसे मेरी इस आदमी पर नज़र पड़ी जो कि साथ वाली सीट पर बैठा था, मेरे होश उड़ गए। मुझे इस वक्त इसकी जगह कोई कुत्ता नज़र आ रहा था, भयानक सूरत वाला। वो आदमी मेरे करीब आ रहा था कि मुझे बर्बाद करता। दूसरे ने इसे आवाज़ दे दी, कहा कि देखो। मेरे बैग से साथ मैंने 2 कागज़ निकाले। इसने खौफनाक शक्ल वाले आदमी को वो दिखा दिया और वो भी पढ़कर यूं चुप हो गया जैसे इन दोनों को सांप सूंघ गया हो। ये कागज़ देखते ही इन दोनों का रवैया मेरे साथ नरम पड़ गया। दूसरा आदमी जो मेरी तरफ बढ़ा था वो भी आदमी अच्छा बनकर बैठ गया था जिन्होंने मुझे अगवा किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इनका दिल बदल गया हो। वो लोग एकदम लोग कैसे बदल गए। मैंने दिल में सोचा था। मैं अपने दिल में खुदा से दुआ मांगने लगी थी। दिल में सोचने लगी, इस कागज़ में ऐसा क्या था जिसे देखकर वो लोग ऐसे चुप हो गए। ये बात मैं अपने दिल में सोच रही थी। गाड़ी में एक झटका दिया। इसके बाद मुझे होश ही ना रहा क्या हुआ। आज से मेरी आँख खुली तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये किसी का घर लग रहा था। पहले तो मुझे लगा ये हॉस्पिटल होगा, मगर किसी का घर था। मेरी आँख खुली तो मुझे पिछली रात का सारा किस्सा याद आने लगा और मैं ये सोच नहीं सकती थी कि इन लोगों से मेरी जान कैसे छूट गई। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने शौहर की थी, क्योंकि एक औरत के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बार बार अपनी सास की बातें याद आ रही थी। काश मैं इनके कहने पर इनकी बात मान लेती। अगर इतनी जल्दी ना करती तो अभी यहाँ बैठकर ना रो रही होती। मैं ये बात सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी डोर के मारे छींक निकलने वाली थी। इसके हाथ इशारे से मुझे चुप रहने का इशारा किया। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं, तुम वो नहीं कर सकती। मेरे पाँव में भी गहरी चोट आई थी। रात को हम सब के साथ एक हादसा हो गया था और अभी तो मेरे कमरे पर हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। देखो, ये खुदा की तरफ से लिखा था। ये सब हमने ना किया। हम तो शरीफ लोग हैं। यहाँ पर एक तरह का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वरना जो कुछ होने वाला था वो भी हो सकता है। तुम्हारे शौहर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर तुम्हें हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बाप के सामने रोना धोना मत मचाना। मैंने इन्हें यही कहा है कि तुम एक ज़ख्मी लड़की हो और हमारी कार से ज़ख्मी हुई हो। मेरे बाप को तुम्हें भी यही बात बतानी है। अगर तुमने कोई और बात बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस आदमी की ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, मगर एक बात की तसल्ली हो गई थी कि कम से कम मेरी इज़्ज़त तो बच गई थी। मैं तो अभी भी गैर के घर पर ही थी। मुझे अपने शौहर की बहुत फ़िक्र सता रही थी। मैंने साथ में से पूछने की कोशिश की, मगर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं मेरे घर वाले मेरे शौहर और मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। मगर इस दिन शाम को जब वो आदमी मेरे कमरे में आया तो इसने एक अजीब बात की। वो अपना नाम मुझसे बताए कहने लगा, मेरा नाम सलमान है और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारे ये ज़ख्म ठीक हो जाएं, फिर तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। हैरानी की बात तो ये थी कि वो मुझे बहन कहकर बुला रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, इस बात की फ़िक्र ना करना और तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो मेरी बहन की तरह। अगर तुम्हें इस बात पर कोई शक है तो मैं अपनी बहन को भी तुम्हारे पास भेज दूँगा, मगर मैंने इन लोगों को ये बता रखा है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें घर लेकर आया हूँ। और हाँ,
तुम्हारा बैग जो भी अपने पास रख लो, शाम तक तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आ गया तो ठीक, वरना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। मैं अपने दिल ही दिल में इस आदमी के बारे में सोचने लगी। इसने मुझे घर में ले जाकर ही छोड़ना था, तो फिर ये सब करने का मकसद क्या था? आप लोग वो मेरे शौहर के दुश्मन थे, लेकिन अगर ये लोग दुश्मन होते फिर मौका इसका फ़ायदा उठाते या फिर इसका सामान वगैरह छीनकर इसे अलग जगह पर बेच देते। ये लोग तो मेरे शौहर के साथ गए थे, जबकि बाकी मेरे साथ थे। मुझे दूसरी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन लोगों का दिमाग बदल गया। फिर हाथ से तो खुदा की तरफ से लिखा था, इनकी कोई गलती भी नहीं थी, मगर ये लोग थे कौन? वो मुझे क्यों अगवा करके ले गए थे? इस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सका था। फिलहाल मैंने सोच लिया कि अभी मैं आदमी के घर वालों से कोई बात नहीं करूँगी, बस मुझे वो मेरे घर छोड़ आए, यही बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ। शाम को एक डॉक्टर आया। इसने मेरी चोट और मेरे पाँव को देखा और कहा कि मामूली सी मोच आई थी। इतने में आ गए और बोला कि इतने में सलमान भी आ गया और बोला कि तुम गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मुझसे घर का पता भी बताना होगा, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। मेरा दिल डूबने लगा था। क्यों, क्या हुआ है? क्या तुम लोग मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो? मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, अगर ऐसा होता हम लोग तुम्हें गाड़ी में डालकर घर लेकर क्यों आते? तुम्हारे शौहर के सामने तुम पर इतना जुल्म किया था, शायद हम ऐसा भी नहीं करते। फिलहाल मैं इस बात पर बहुत गुस्सा थी। वो बता रहा था, बस तुम्हारे बैग से एक ऐसी चीज़ निकली, इसे देखते ही हमने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे कान भी खड़े हो गए थे कि मैं भी दिलचस्पी इसकी बात सुनने लगी। ऐसा क्या चीज़ थी मेरे बैग में? अच्छा, तुम लोगों ने देखते ही मुझे छोड़ दिया, मुझे भी तो दिखाओ। अगर तुमने देख लिया तो यहाँ पर बेहोश हो जाओगी। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाकर शाम को और तुम घर जाकर खोलकर खुद ही देख लेना। मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। इस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हो कौन और मुझे मेरे शौहर को तुम लोगों ने क्यों अगवा किया? क्या तुम इस बात का जवाब देना पसंद करोगे? लेकिन अब ये सब कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, तुम इस बात को यकीन नहीं करोगी। हमने तो तुम्हें हाथ नहीं लगाया। रात को एक हादसा हो गया था, तुम्हारे सामने ही हम लोग भी वही थे। तुम्हारा तो सिर्फ पाँव में मोच आई है, मेरे तो बाजू टूट गया है। अब मैं घर जाऊंगा तो कुछ अपनी मरहम पट्टी भी करवाऊंगा, डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगा, अपना एक्सरे वगैरह भी करवाऊंगा, कहीं कोई हड्डी वगैरह ना टूट गई हो। वो आदमी रुक रुक कर बातें कर रहा था, मगर मुझे असल बात की अभी भी कोई खबर नहीं थी। मुझे इसकी बात तुम्हें कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। मैं चुप हो गई थी। इस आदमी के साथ सफ़र करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में इसके बारे में ज़्यादा बातें जान लूँगी, ताकि अगर कहीं इसकी नीयत में कोई खोट नज़र आई तो मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकूं और अपनी आवाज़ उठा सकूं। कुछ पता है तुम्हें, मेरा नाम सलमान है और मैं तुम्हारे शौहर को जानता हूँ। ये सुनते ही मेरे कदम तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे शौहर को जानते हो? क्या तुम इसके दोस्त हो? तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर अगवा किया। मगर क्यों? मेरी बात सुनकर उसने कहा कि पूरी कहानी वो मुझे बताएगा, लेकिन इसके बाद मुझे वादा करना होगा कि सलमान के घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी और ना ही सलमान के घर वालों के बारे में किसी को बताओगे। मैंने मजबूरी में इससे सर हिला दिया था, तभी सलमान ने मुझे बात बताई। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा शौहर अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे सब घर वालों को भी पता था। वो मेरे घर आता जाता रहता था, मेरे हर काम को मिलजुल कर करवाता था। मेरी बहन का कोई काम हो या फिर इन्हें स्कूल पे जाना हो तो अली पर इतना ही भरोसा करता था जितना अपने सगे भाई पर भरोसा किया जाता है। अली को अच्छे तरीके से जानता था, इसके बाप दादा को जानता था, इसलिए मैंने कभी भी इस पर कोई शक नहीं किया था। फिर एक दिन मैं अपनी बहन को कुछ समझा रहा था, मगर मुझे नहीं पता चला कि कबल ही मैंने भी बहन के साथ चक्कर चला लिया। वो अक्सर कॉलेज भी हमारे घर के रास्ते में पड़ता था। अली वैसे तो अपनी गाड़ी पर जाता था, जिस दिन बाइक पर जाना होता था मैं अपनी बहन को मना कर देता
तुम अली के साथ नहीं आना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। मगर धीरे धीरे अली ने भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया और वो मेरी बहन को लेकर जाने लगा। हमें ये बात बहुत बुरी समझी जाती थी, मगर मैं अपने घर वालों से यही कहता था कि मुझे इस पर बहुत भरोसा है। दिल कुछ इस तरह से जीत लिया था कि मेरे पापा भी कभी गुस्सा नहीं होते थे। मगर फिर जब हमने बहन की शादी तय कर दी तो एक अजीब तमाशा हुआ। अली का मुंह बन गया था और वो मुझसे भी बात नहीं करता था। मैं तो जान ही नहीं पाया था, लेकिन दिल ही दिल में मेरी बहन को पसंद करता था। ना ही उसने कभी मुझसे ये बात कही थी, मगर मुझसे ये बात कर लेता तो शायद ये नौबत ही ना आती जिस नौबत में हम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियों में बिजी था। बारात भी हमारे घर आ चुकी थी तो तभी दुल्हन गायब हो गई। हम लोग परेशान हो गए, पता नहीं दुल्हन कहाँ गायब हो गई। मेरी बहन वो शरीफ थी, इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। जब मेरी बहन गायब हुई तो हम लोगों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात घर वालों को भी पता चल गई। बारात दरवाजे से ये वापस चली गई थी और पूरे घर में ही ये बात फैल गई। सलमान की बहन भाग गई है, घर से भाग गई। इन लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया और वापस चले गए। अब अगर मेरी बहन वापस भी आती तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। तभी मुझे मालूमात हुई कि शादी में तो अली भी नहीं आया। हम इसे ढूंढने लगे, सबका शक इस पर जा रहा था। अली मेरी बहन को कभी स्कूल लेकर जाता तो कभी इधर उधर घुमाने फिराने, और साथ में इसकी बहन भी होती थी। अली की वजह से हम लोग भी चुप रहते थे, मगर आज से वो हमारी इज्जत के साथ खेल गया। मेरी हिम्मत बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। रात को अली मेरी बहन को लेकर भाग गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था ये मुझे इतना बुरा धोखा देगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ, मैंने तो सबके दिल को दहलाकर रख दिया। गुस्से से हम पागल हो गए थे। मेरी बहन सुबह के 4 बजे घर रोती हुई आई। इसका रोना मुझे देखा नहीं जा रहा था। इसने बताया कि अली इसे लेकर गया था शादी के बहाने, मगर शायद इसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मैं तो इसकी बात सुनकर ही बिखल गया। ऐसी बात सुनकर हमने अपनी बहन को जिंदा गाड़ देना था, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई थी। इस बेचारी ने तो खुद ही मौत को गले लगा लिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी जिद इतनी खाक में मिल जाएगी, हमारी इज्जत इतनी खाक में मिल जाएगी, वो इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा। तुम्हारे शौहर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। मेरे माँ बाप बदनामी के मारे चुप रहे। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह गांव में ये बात फैल जाए। हमारे गांव में सब ने कहा कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। पार्लर से घर आते हुए वो किसी हादसे का शिकार हो गई थी, इसीलिए शर्म की वजह से सब चुप हो गए। मगर मेरे दिल में बदले लेने की आग जल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अली के साथ यही करूँगा। मेरा तो आइडिया ये था कि शादी की रात आपको अगवा करूँगा और इसके बाद कभी आपको अली की शक्ल नहीं देखने दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और अब जबकि आप लोग हनीमून पर जा रहे थे तो इस बात का मुझे पता चल गया। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाऊँगा। अली को सबक सिखाऊंगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मैं तो इसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त इसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ने के लिए किसी दूर इलाके में ले गए हैं और मैं अपनी बहन का बदला आपसे लेने का सोच रहा था। जब अली की जेब से निकलने वाला कागज़ देखा तो मुझे आप पर तरस आने लगा, क्योंकि इस कागज़ पर आपकी और आपके अली की तलक ख़त्म होने की वजह थी। अली आपको तलाक दे चुका है। इसकी वजह इसने बताई नहीं, मगर फ़िलहाल जिस आदमी ने इतना घर बर्बाद किए हैं, इतने लोगों की खुशियां पर पानी फेरा है, वो कैसे खुश रह सकता है। सलमान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था। मेरे शौहर ने मुझे क्यों छोड़ दिया बिला वजह, ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे हैरान हो रही थी, वैसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो हो चुका था इस पे आप सब बहलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। भारी दिल के साथ मैं अपने माँ बाप के घर पहुँची। इस हादसे के बारे में मैंने सबको नहीं बताया, बस वो कागज़ दिखा दिए। मेरे माँ बाप ने पछताने लगे थे कि क्योंकि अली और मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अली के माँ बाप ने ये रिश्ता इनके ख़िलाफ़ किया था। ख़ानदान में जब शादी इस बुनियाद पर होने लगे कि किसी के पास ज़मीन और जायदाद कितनी है तो ये सब कुछ होता है। अली के
माँ बाप ने अगर शादी की रात इसकी दुल्हन को कबूल कर लिया होता तो आज इनका बेटा ऐसे ख़ानदान में इनको तलाक ना देता। अली ने अपने माँ बाप से अपनी महबूबा के बिछड़ने का बदला ले लिया। सलमान अली से अपनी बहन की सब बदला ले चुका था, पर पता नहीं मुझे क्यों किस वजह से रसवा किया गया, मेरा घर क्यों हजाड़ा गया। लोग कहते हैं कि दुनिया वालों की रवैयत है कि कोई मुझे भी तो बता दे कि मेरा क्या गलती थी। मेरा तो आज तक किसी के साथ कोई बुराई नहीं की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसमें मेरी क्या गलती थी और क्या अरेंज मैरिज से क्या साबित हुआ? इन्हें सब को अपनी फ़िक्र होती है। अगर सब एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझने लग जाएं तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। अगर आपको आज की प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।